अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरदी साहब। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से कोयटा में मौजूद हैं और मार्का हक में अजीम कामयाबी के बाद उन्होंने कौम को मुबारकबाद पेश की है। वहाँ बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ शिरकत का मौका दिया और 6 और 7 मई को हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी है, क्रेडिट उनको जाता। मुजम्मिल साहब, कल का भी दिलखराश वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला सुराब में जहाँ दहशतगर्दों की कार्रवाई हुई और आज वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद हैं, कुछ अहम डिसीजंस हुकूमत को लेने होंगे, आपको नहीं लगता? दहशतगर्दी सुराब में तो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बिलिदी जो हैं वो शहीद हुए हैं और वहाँ दहशतगर्दों ने बैंक को लूटा है, थाना जो लेवी का और पुलिस का था उसको आग लगाई है और शहर में काफ़ी उन्होंने लूट मार की है। आज उनका नमाज जनाजा हुआ जिसमें ज़हूर अहमद बिलीदी, सूबाई गुजरा और दूसरे लोग शरीक हुए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये शराब के इस वाक़े के बाद आज सुबह कोयटा गए और इस सुबह पहले तो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से वहाँ स्टाफ कॉलेज में ख़िताब किया जी, और अभी शाम में उन्होंने वहाँ पर एक ग्रैंड जिरगे से ख़िताब किया जिसमें फ़ौजी अफसरान भी थे और बलूचिस्तान के तमाम सरदार और मिशरान वगैरह मौजूद थे। मेरे ख्याल में एक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश है और इस जिरगे की आपने तो और हमने तो सिर्फ वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी, लेकिन यहाँ पे तमाम सरदारों ने और मिशरान ने अपनी अपनी बात की। आर्मी चीफ, कोर कमांडर कोयटा सब मौजूद थे, सब ने बात की, सवाल जवाब हुए। जो एक जिरगे का तरीका है कि उसमें सब बात करते हैं, तो ये जिरगा था तो उसमें सब ने बात की। जो हमने वज़ीर आज़म का ख़िताब सुना उसमें एक तरफ तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए और इस एक्शन की बात हुई, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा पटरी से जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाने की भी बात की गई। तो इसका मतलब है कुछ सरदारों ने ये भी कहा कि जो लोग भटक गए हैं या जो हैं तो उनको नाराज़ को मनाने वाली बात मुझे उनकी तकरीर से कुछ एंगल ये भी नज़र आया कि आज शायद वहाँ ये बात भी हुई है कि कैरेट एंड स्टिक के तौर पे कुछ नाराज को मनाने वाली बात भी करें और डायलॉग से ही हालात को, सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। एक्शन भी करें। आपको याद है आर्मी चीफ ने जब ओवरसीज कन्वेंशन में कहा था कि ये 1500 लोग जो हैं ये बलूचिस्तान को हमसे अलग तो नहीं कर सकते और हम इनको मारेंगे, और अब तक यही रिजॉल्व रहा है कि हम इनको मारेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है ग्रैंड जिरगा में ये भी है कि जो दहशतगर्दी छोड़ दे उसको वापसी का रास्ता भी दें। जो मुझे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से हिंट हुआ कि जो दहशतगर्दी को छोड़ दे और अपने मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहे तो उसका एक ऑप्शन भी खुला रखा जाए। मैं बताऊं व्हिच इज वेरी गुड। नहीं, सरफराज बुगटी इसके बहुत खिलाफ है। हाँ, क्योंकि अंदाजा है ना कि कभी नाराज बलोच हो जाते हैं, कभी वो मान जाते हैं, कभी वो हुकूमत के साथ। उनका ख्याल है कि जो हमने मनाने वाली रवश शुरू की है ये इनको रीग्रुप होने का मौका देती है, इनको दोबारा ताकत पकड़ने का मौका देती है और इट हैज़ ऑलवेज बीन काउंटर प्रोडक्टिव। वो दोबारा असला पकड़ते हैं, वो शहरों में आते हैं, दोबारा पकड़ते हैं, अपनी फैसिलिटेशन हासिल करते हैं, सेल बनाते हैं। तो रियासत की एक पॉलिसी होनी चाहिए दहशतगर्दों के हवाले से, या सज़ा देने की पॉलिसी होनी चाहिए या माफ़ी देने की पॉलिसी। लेकिन बलूचिस्तान की आवाम की महरूमी ख़त्म करने के लिए भी स्टेट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए उस पर तो प्राइम मिनिस्टर का अगर आपने खिताब सुना है, देखिए ना N5 के लिए तो हम सब ने पेट्रोल महंगा बर्दाश्त किया ना कि जी वो बलूचिस्तान की वो N5 बननी है। फिर उन्होंने आज बताया कि पिछले NFC में पंजाब ने बलूचिस्तान को पंजाब के शेयर में से 1% एक्स्ट्रा मिला था जो अब तक 150 अरब बन चुका है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि मज़ीद भी बलूचिस्तान की तरफ वसाइल मोड़े जा सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है और आबादी बहुत कम है। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं और आबादी हज़ारों में भी नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ मतलब चंद किलोमीटर की सड़क पर लाखों लोग रहते हैं, वहाँ सैकड़ों किलोमीटर पर चंद 100 लोग रहते हैं। तो ये बात आप समझें, जब वो लोग समझते हैं ना दहशतगर्दों ने कहते हैं वहाँ कस्बे बहुत दूर दूर हैं, शहर बहुत दूर दूर हैं, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत दूर है, हॉस्पिटल्स उस तरह से नहीं है, रकबा इतना ज़्यादा है, 45% ऑफ पाकिस्तान है जी। तो 45% ऑफ पाकिस्तान है और आबादी में बहुत कम है। तो इसलिए मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है। लेकिन बलूचिस्तान पर अब बड़े फैसले करने का वक्त है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ वहाँ गए हैं।
इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ कोयटा व बलूचिस्तान बार बार जाते हैं। वहाँ पर जो वसाइल चाहिए बलूचिस्तान हुकूमत को दहशतगर्दी से निपटने के लिए, वहाँ अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो वसाइल चाहिए वो दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये टाइम टेकिंग मामला है। आप रातों रात दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक दफ़ा ये दहशतगर्दी जड़ पकड़ ले तो इसको ख़त्म करने में यकीनन वक्त लगता है। ये कोई किसी मुल्क के पास भी जादू की छड़ी नहीं होती कि वो सुबह छड़ी घुमाएगा और दहशतगर्दी का सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। ये बनने में भी वक्त लगता है और ये ख़त्म होने में भी वक्त लगता है। हमारे यहाँ बन गया है, अब उसके पीछे हम बता रहे हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पीछे है। जब से हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है तब से हमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में तेज़ी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो शिकस्त हुई है हिंदुस्तान को, वो उसका कुछ बदला लेने के लिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों से बात की है कि ये बलूच दहशतगर्दों के जो सेफ़ हेवन्स हैं उनको अफ़गानिस्तान और ईरान में जगह ना मिले और उनको वहाँ पर ख़त्म किया जाए। और अभी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ ईरान गए, वहाँ पर भी इस पर बात हुई। और अफ़गानिस्तान के हवाले से तो आप देखें, हांगकांग में भी बात हुई है और बीजिंग में भी बात हुई है। और अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा इस पर हमने अफ़गानिस्तान से अब कुछ बात इस तरह की सुनी भी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि फिर भी ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि फ़ौज एक दिन में दहशतगर्दी नहीं हो सकती क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। नहीं, बलूचिस्तान का इलाका इतना वसी है, 45% ऑफ पाकिस्तान रकबे में है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, कई 100,000 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, पहाड़ों की चोटियों पर संगलाब कोई नहीं है। दहशतगर्द बड़ी आसानी से अपने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं, उन हाइड आउट्स तक पहुंचना एक काम है। फिर बॉर्डर है दो मुल्कों के साथ बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान के साथ भी बड़ा बॉर्डर है और ईरान के साथ भी बड़ा बॉर्डर है। आप देखें ना, बलूचिस्तान हमारा ऐसा सूबा है जिसका 2 मुल्कों के साथ बॉर्डर है। आप ताफ्तान चले जाएं तो ईरान चले जाएं, आप चमन चले जाएं तो अफगानिस्तान चले जाएं कोयटा से। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि दोनों ममालिक से माजी में उनको सपोर्ट रही है दहशतगर्दों को। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के साथ भी बात कर रहा है कि वो जो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं उनको सेफ़ हेवन्स ना दें, उनके को महफूज ठिकाने वहाँ मैसर नहीं होने चाहिए। अगर लोगों को याद हो तो साल पहले पाकिस्तान और ईरान की जब कशीदगी हुई थी तो पाकिस्तान ने जब ईरान पर मिसाइल मारे थे तो उन ठिकानों पर मारे थे जहाँ बलूच दहशतगर्दों के ठिकाने थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी हद तक जो है हमारा अपना भी कसूर है। हम बलोच यकजहती कौंसिल को, जो बलोच दहशतगर्दों का एक पॉलिटिकल फेस है, उसको सपोर्ट करते रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो महारंग बलोच को सपोर्ट करते रहे हैं जो उनका पॉलिटिकल फेस था। अब आप देखिए ना, अब सवाल तो किया जा सकता है कि सरदार अख्तर मैंगल जो हैं वो महारंग बलोच की गिरफ्तारी पर तो लॉन्ग मार्च करते हैं, लेकिन जब APS के बच्चों को वहाँ मारा जाता है बलूचिस्तान में, उस पर तो नहीं कोई एहतजाज करते। या आज एडिशनल कमिश्नर ये जो सौरभ का वाक़या है, इस पर तो नहीं एहतजाज करते। उनको महारंग के लिए तो एहतजाज करना याद रहता है, लेकिन शहीदों के लिए एहतजाज करना याद नहीं रहता। वो महारंग की रिहाई के लिए तो बड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन दहशतगर्दों को गिरफ्तारी के लिए या इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई शोर नहीं मचाते हैं। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ बार बार कोयटा और बलूचिस्तान जा रहे हैं, इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा और नतीजा पाकिस्तान के हक में निकलेगा, क्योंकि इंडिया की ऑब्वियसली नज़र बलोचिस्तान पे है और ये बड़ी गहरी नज़र है और वो कुछ ना कुछ मज़ीद बुरा कर सकता है। इंडिया अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा, इंडिया नाकाम, बेशक हमारी फ़ौज उसे कामयाब होने नहीं देगी। ठीक है मुज़म्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। बात तहरीक इंसाफ और उनके एहतजाज के हवाले से होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बैरिस्टर अली ज़फ़र की इमरान खान से मुलाकात अडियाला जेल में हुई है और एक बड़ी तहरीक चलाने की तरफ इशारे मिल रहे हैं। इमरान खान साहब खुद अडियाला जेल से उस तहरीक को लीड करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ हम बात करेंगे तोशाखाना 2 केस के हवाले से। बुशरा बीबी ने इमरान खान से मुलाकात ना होने पर केस में जो अदालत में पेशी थी उससे भी इनकार कर दिया, जबकि साथ ही साथ PP 52 सियालकोट समड़ियाल में कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब का मुझे ये बता दीजिए कि अब तहरीक का ऐलान तो सामने आ चुका, मुज़ाकरात तो ऑब्वियसली नहीं हो रहे,
और कहीं दूर तक होते नजर भी नहीं आ रहे। अच्छा, कोई एक दिन बताएं जब तहरीक का ऐलान नहीं था। वो तो रमजान के बाद भी चलनी थी, तो इलेक्शन के बाद भी चलनी थी। मतलब तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने में कामयाब नहीं रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोशिश तो देखें वो हर वक्त कर रहे होते हैं। बिल्कुल किए और कामयाब भी हुए। कौन सी कामयाब हुई? एहतजाज करने में कामयाब नहीं हुई तहरीक इंसाफ? नहीं, एहतजाज कामयाब हुआ। फ्लॉप करने में हुकूमत कामयाब रही? कामयाब देखें, अगर तो एहतजाज इसलिए था कि हुकूमत को गिराना है, इमरान खान को रिहा कराना है, तो दोनों मकसद हासिल नहीं हुए। आप मेरी बात समझे ना, अगर था कि डी चौक जाना है, रिहाई कराए बगैर नहीं उठना, ये करना है, तो फिर वो तो नाकाम ही रहे ना। जिम्मेदार क़यादत। अब नया जो है ना जी, मुझे जो अली जफर साहब की बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, बल्कि मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। शटर डाउन हड़ताल होगी, पूरा मुल्क बंद होगा, पहिया जाम होगा। कैसे होगा? अच्छा, आप मेरी बात समझें। पंजाब में आप बताएं कुछ होगा? पंजाब में पंजाब वाले कुछ करने नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं? पंजाब में कुछ होगा? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एहतजाज की इजाजत मिली थी ना काना काछा में, नहीं जलसा हुआ था, लोग पहुंचे थे। काना काछा में हुआ था ना। क्या माल रोड पे एहतजाज हो सकता है? नहीं हो सकता। मीनारे पाकिस्तान जलसा हो सकता है, काना काछा ही हो सकता है। कंटेनर्स लगा देती है हुकूमत। तो फिर मेरा मतलब फिर तहरीक तो नहीं चल सकती ना। अच्छा, मतलब किसी तहरीक के लिए कभी हुकूमत ने प्लेट में रख के इजाज़त दी है कि आइए हमारे खिलाफ तहरीक चलाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं, आइए हमें उठाकर बाहर फेंक दें? कोई ऐसी गवर्नमेंट मुझे समझा दें जिसने कहा हो आइए आइए हमें उठा के बाहर फेंक दीजिए? मतलब हम तो तैयार बैठे हैं। कंटेनर्स की जो रवायत है मेरे ख्याल से तमाम हुकूमतों के सर पे डाल रहे हैं आप कि तमाम ही हुकूमतें कंटेनर्स लगा के बंद करके ऑपोजिशन को कभी वेलकम नहीं करती एहतजाज। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ पहले, तो हमेशा होता है कि एक शहर में एहतजाज की कॉल हो और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। होता है। ये जीटी रोड पे खंदकें इमरान खान के दौर में खोदी गई, टीएलपी के एहतजाज में नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनिए, होता है जब सरकार रियासत को, जब हुकूमत को ये लगे कि ये एहतजाज उसकी जान ले जाएगा, तो क्या इमरान खान ऐसा नहीं करते रहे? हाँ, जब आपको लगे कि ये एहतजाज मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो आप उसको होने देते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी को होने दिया था, जैसे लीग का होने दिया था, होने देते तो अब इसलिए हुकूमत को इस चीज का, इस खतरे का इदराक है कि ये नुकसान पहुंचा सकता है एहतजाज, मतलब ज्यादा तादाद में लोग निकल सकते हैं। 9 मई के बाद एक है ना कि जी दहशतगर्दी हो जाती है। 9 मई एक मिसाल देखिए, 9 मई में किसी को नहीं रोका गया, 9 मई के बाद सबको रोका जाता है। यही तो पूछा जा रहा है, क्यों नहीं रोका गया? देखिए ना, जब रोकें तो आप पूछते हैं क्यों रोका गया, और 9 मई की बात करें तो आप कहते हैं क्यों नहीं रोका गया। देखिए ना, नहीं रोका गया तो आज जुर्म है ना हुकूमत का कि उसने क्यों नहीं रोका। तो अब हुकूमत रोकती है तो भी उसका जुर्म है। हुकूमत पूरा मुल्क रोकती है, या बंद तो आप करके। ये सेटल कर लें कि रोकना जुर्म है या नहीं जुर्म है। महफूज मकामात तक, रेड जोन तक, ना कि पूरे मुल्क को आप बंद कर दें। आप मेरी बात सुनिए ना, वो जब आपने ऐलान ही रेड जोन में जाने का किया हो तो क्या करें? दफा 144 लगा दें। नहीं, जब आपका ऐलान से लोग उठा लें, जब आपका ऐलान, देखिए अब मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी एहतजाज जिसकी कॉल इस्लामाबाद के लिए नहीं है, वो हुकूमत के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि आप इस्लामाबाद जाए बगैर तो हुकूमत गिरा नहीं सकते। हर सुबह अपना एहतजाज खुद ही निपट लेगा। पंजाब वाले पंजाब का निपट लेंगे, केपी वाले, वो सिंध वाले सिंध का निपट लेंगे, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान का निपट लेंगे, केपी में जितना मर्जी करते रहें। तो मेरे ख्याल में ये एक नॉन स्टार्टर है। अगर इस्लामाबाद की कॉल नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये एक होम्योपैथिक कमज़ोर एहतजाज होगा, क्योंकि क़यादत भी नहीं निकलती ना। मतलब आप मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुँच गई है कि अब डी चौक की और अब इस्लामाबाद की कॉल नहीं देनी, तो टेक्निकली उन्होंने जहन से हुकूमत को गिराने का एहतजाज के ज़रिए या किसी एहतजाज के ज़रिए इमरान खान को ज़बरदस्ती रिहा कराना, दोनों कामों से उन्होंने तौबा कर लिया। अच्छा, फिर एहतजाज, इसका मतलब है कि आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ये फ्लॉप एहतजाज होगा जो तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने कहा। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डाला करें। नहीं, आपकी बातों से तो यही इशारा मिल रहा है। ये कमजोर और होम्योपैथिक एहतजाज होगा जिससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा। पहले तो हुकूमत डिसाइड कर लेना कि एहतजाज करने देना है कि नहीं देना। मैं ये कह रहा हूँ कि दफा 144 ना लगा दें, खंदके खोद के या कंटेनर्स लगा के रास्ते ना रोक दें।
अगर आप रेड जोन का कहेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे, आप खाना काछा जाके करना चाहेंगे तो वो करने भी देंगे। चले आगे तोशा खाना चलते हैं। मेरा नहीं ख्याल अब तोशा खाना चलते हैं। आज बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा मेरी मंगल को इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई, लिहाजा मैं आज अदालत में पेश नहीं होती। क्या खतरा है दोनों की मुलाकात में? ये तो मुझे नहीं पता। तो हुकूमत को सोचना दोनों मिलकर चाहिए। एटम बम भी ना बना लें। नहीं, हाँ, मतलब इससे पहले क्या सियासतदानों की मुलाकातें नहीं होती थी? फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता था। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, आज सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया गया। मैंने उनका भी ट्वीट देखा है कि 4 घंटे जेल के बाहर खड़े होकर मैं वापस जा रहा हूँ। कल रात मैंने संबड़े हाल में बहुत बड़े जलसा आम से खिताब किया था, तो आज मैं जेल मुलाकात के लिए आया था। उनको जलसा करने की इजाज़त है, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं। मुलाकात की इजाज़त बैरिस्टर अली जफर को है। ये तो आपको पता ही है। फिर मुलाकात की इजाजत देता कौन है? देता कौन है? और तो कौन सा कर्नल जेल में बैठ के क्या डिसाइड करता है? सलमान अकरम राजा को आज भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। लेकिन तोशा खाना 2 केस में आज प्रोसिक्यूशन ये चाहती थी कि बुशरा बीबी की बेल कैंसिल कर दी जाए और उनके बगैर ही इस केस को आगे बढ़ाया जाए। आखिरी मौका दिया अदालत में। टेक्निकली कानूनी तौर पे बुशरा बीबी ये नहीं कह सकती कि मैंने अदालत में पेश नहीं होना है क्योंकि मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं कराई। ये कोई कानूनी जवाब नहीं है, इसके कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे तो कानून उनको इंसाफ देने के लिए बड़ा बेचैन है। नहीं, इसके कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहें जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराएंगे मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा। अदालत में आपने पेश गैर अदालत बरहम हुई है तो उन्हें अंदाजा है कि जो करना है इन्होंने वैसे भी करना है। नहीं, अदालत ने आज कोई कार्रवाई नहीं की एहतरामन। अदालत ने तारीख डाल दी और उनको कहा है कि अगली तारीख पर पेश हो। अदालत अगर एक तरफा कार्रवाई बढ़ाना चाहती तो आज बढ़ा सकती थी, अदालत ने नहीं बढ़ाई। अदालत ने उनको मौका दिया, तो मेरे ख्याल में उनको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और अगली दफ़ा अदालत में पेश हो जाना चाहिए। मेरा तो यही मशवरा है। वो अपना केस खुद ख़राब कर रही हैं। बाकी जहाँ तक संबड़ियाल वाले के इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी भी कॉन्फिडेंट है, पीटीआई भी कॉन्फिडेंट है और हुकूमत तो नून लीग का तो आपको अंदाजा है ये कि सूरत हाल क्या है? अभी जीतेगा कौन? नहीं, कल पीटीआई ने बहुत बड़ा जलसा किया संबड़ियाल में। सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा वगैरह ने खिताब किया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ वगैरह सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून भी कैंपेन कर रही है। अभी जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक तहरीक इंसाफ ने धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। बल्कि मैं सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि कल रात संबड़ियाल में मैंने बहुत अजीमुल शान जलसे से खिताब किया। जलसा जो नहीं रोका कॉर्नर मीटिंग्स जो करने दी जा रही हैं तो हैरान है पीटीआई खुद की हमारे से इतनी इनायतें कैसे? अच्छा, इसका मतलब है कि पीटीआई ये तो नहीं कहेगी ना कल के हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमें कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें संबड़ियाल जाने का मौका नहीं मिला, हम जाते तो ये हो जाते। उनकी सारी लीडरशिप संबड़ियाल बैठी है। इतनी मेहरबानी क्यों, इतनी इनायत क्यों हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के ऊपर? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। पहले तो नहीं हुआ, कोई ज़िमनी इंतखाब उठा के देख लें। सब ज़िमनी में सबको इजाज़त थी जी, भरपूर लड़ रही है पीटीआई इलेक्शन। पहली बात आप ये समझें कि पीटीआई भरपूर इलेक्शन लड़ रही है संबड़ियाल में। पीपल्स पार्टी भी भरपूर इलेक्शन लड़ रही है और पीपल्स पार्टी का कैच ये है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद मसीही वोटरों की है। पीपल्स पार्टी ने जो उनके डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, उनको भी वहाँ से संबड़ियाल बुलाया हुआ है मसीही वोटों के लिए। इस वक्त वहाँ गेम चल रही है मसीही वोटों पे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग नून चूँकि ये सीट पहले जीतती आई है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो कल ये सीट जीत जाएगी। जैसे पहले जीतती रही है, पहले भी जीतती रही, जैसे तो पहले जीतती रही है, हमेशा जीतती रही है। कैसे? जैसे हमेशा 2013 में जीतती रही है और 2018 में कॉल्स के जरिए जीतती रही। आपको पता है ये संबड़ियाल और डस्काई तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तबाही का बायस बना। जब डस्का में धांधली की पकड़ी गई पीटीआई की और इमरान खान की तो ही तो लड़ाई शुरू हुई। 2018 में नहीं, 2020 में 21 में ज़िमनी इंतखाब था डस्का में, यही संबड़ियाल के साथ एमएनए पे ज़िमनी इंतखाब था। उसमें पीटीआई ने धांधली की, जो धांधली पकड़ी गई, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप इलेक्शन दोबारा होगा। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ पीटीआई ने धांधली की है, इलेक्शन दोबारा होगा और दोबारा इलेक्शन में नून लीग जीत गई। तो
इसलिए धांधली यहाँ करने का रवाज और जो माजी है वो पीटीआई का है। 75 सर्टिफाइड पीटीआई हुकूमत में जो सुप्रीम कोर्ट में धांधली का सर्टिफिकेट है वो यहाँ से पीटीआई के पास है कि उन्होंने डस्का में धांधली की थी। अभी तक जो सर्टिफाइड किसी अगर सियासी जमात को धांधली का सर्टिफिकेट मिला है तो वो पीटीआई है जिसको डस्का में मिला था। चले आप खुश हो लें, ये क्या क्या? नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप सही क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट में उमर ताब इंदयाल साहब की कोर्ट ने होल्ड नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट में और बहुत बहुत कुछ भी हुआ? नहीं, इस क्या डस्का में होल्ड नहीं किया था उन्होंने कि धांधली हुई है। रेहाना डार के इलेक्शंस पे आ जाओ। नहीं, मैं फिलहाल डस्का की बात करता हूँ। रेहाना डार पे किसी अदालत का वर्डिक्ट नहीं आया अभी तक। इलेक्शन कमीशन ने जो किया सब कुछ अभी उस पर किसी अदालत ने नहीं कहा कि कमान को हवा में उड़ा रही है इलेक्शन कमीशन। अभी तक किसी अदालत का कोई वर्डिक्ट नहीं आया। यहाँ अदालत का वर्डिक्ट मौजूद है धांधली का। अच्छा, अब 3 पार्टियां कॉन्फिडेंट के इलेक्शन लड़ रही हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। तीनों के दरमियान अगर आप पीपल पार्टी वालों से बात करें वो कहते हैं हम तो जीते हुए हैं। हाँ जी। और अगर आप पीएमएलएन से बात करें वो कहेंगे हम जीते हुए हैं। अगर आप पीटीआई से बात करें वो कहेंगे हमें तो कैंपेन ही पहली दफा करने दी गई है, आपके तो हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। आप मेरी बात समझे। तो इसका मतलब है कि 3 जमातों के दरमियान बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है। वैसे 2024 में यहाँ तीसरे नंबर पर टीएलपी आई थी और पीपल्स पार्टी के 1800 वोट थे सिर्फ, 7वें नंबर पर थी। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है और ये तो कल पता चल जाएगा। और आसिफ जरदारी साहब जो लाहौर में बैठे हैं वो भी वो समबड़ियाल इलेक्शन के लिए ही बैठे हैं, वो यहाँ से बैठ के उसको देख रहे हैं। तो अब कल इलेक्शन है, कल शाम जब मैं और आप शो कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट नतीजा आ गया होगा। आज प्रेडिक्शन करने की जरूरत है या नहीं है? आपके ख्याल में नंबर 1 कौन होगी? आप कहते हैं पीपल्स पार्टी? नहीं, मैं आपसे पूछ 2024 में नून लीग ने वोट लिए थे और 58,385 की लीड थी चौधरी अरशद वाहिद साहब। आपके ख्याल में कल कौन तहरीक इंसाफ का दूसरा वोट था, फाखिर निशात घुमन थे। और अब इस दफा फाखिर निशात घुमन के सर पे ये सहरा अगर सजता नजर आ रहा है तो आपको मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ जीत रही है इफ ट्रांसपेरेंट। नहीं, ये तो है ना शफाफ। मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून ये सीट निकाल लेगी। ये तो कल मैं और आप बैठेंगे तो एक गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। मैं समझ गई फैसला। नहीं, ये तो कल देखे ना जी, कल पता लग जाएगा। आपने कल पता लग जाएगा। आपने कहा कि पीपी 52 समबड़ियाल से पीटीआई जीत रही है। मैंने कहा मेरा गैस है, मेरा एनालिसिस है, मेरा तजिया है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये मुस्लिम लीग नून की रवायती सीट है और मुस्लिम लीग नून कल वहां से जीत जाएगी। ठीक है, तो नाज़रीन कल दोबारा हम शो में मिलेंगे तो पता चल जाएगा। कल हम यही डिस्कस कर रहे होंगे ऑब्वियसली। ब्रेक लेते। अगर सना जीत की हुई तो सना की वाह, सना की तहरीक इंसाफ नहीं है, ठीक है ना? तो नहीं, आपकी प्रेडिक्शन और सना को वोट नहीं मिल रहे। मेरा एक एनालिसिस है यहाँ हॉट सीट पे बैठ के जो नजर आ रहा होता है। एनालिसिस ठीक होता है। इलेक्शन 2024 से पहले भी कुछ मेरे ऐसे ही तज्जिए थे जो कि आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। ये इलेक्शन से पहले मैंने किया था क्योंकि मैंने हलकों का विजिट किया था, मैं फील्ड में निकली थी, मैंने अवाम से बात की थी, तो उस बेस पे मैंने मेरा एनालिसिस था। अब भी पीटीआई का कैंडिडेट वहां आजाद ही है। यस, उन्होंने उसको सुन्नी ताज काउंसिल का घोड़े का निशान भी नहीं दिया जो सुप्रीम कोर्ट में सब पूछ रहे हैं कि यार सुन्नी ताज काउंसिल का निशान दे दो। तो बहरहाल लेट्स सी, वेट एंड वॉच। एक ही दिन है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे बात मईशत की, करेंगे। हमारे साथ रहे। आईएमएफ और हुकूमत, अभी भी मसला वहीं का वहीं है। तजावीज़ जो आईएमएफ की जानिब से दी गई हैं, हुकूमत अभी बगौर जायज़ा लेगी कि उन तजावीज़ पर अमल करना है या नहीं करना है। हालात आने वाले टाइम में क्या होंगे? क्या ताजिर दोस्त स्कीम को एक बार फिर से टाइट किया जाएगा या फिर जो तनख्वाहदार तबका है उसके गिर्द ही घेरा मजीद तंग करने की हुकूमत इस टाइम पॉलिसीज़ बना रही है? इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि हमें ज्वाइन किया है इकरामुल हक साहब ने, माहिर मौशियात हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अभी भी वो जिसे कहते हैं मैच फंसा हुआ है हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान। हम बजट तो हैं कि 10 जून को बजट पेश कर देंगे, पर अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कुछ तय नहीं है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी तक जो फाइनल फिगर्स हैं उसके ऊपर काफ़ी झगड़ा है। टैक्सेशन
चूंकि एफबीआर का जो खसारा है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन से बढ़ गया है, तो सारा कंसर्न फिर यही है कि ये कहाँ से पूरा होगा और आइंदा बजट कैसे होगा, क्योंकि फिर उन्होंने अहदाफ बहुत ऊपर रखे हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला तो IMF के सामने और पाकिस्तान सामने दोनों के यही है कि एफबीआर को फिर कैसे सुधारा जाए, अपने टैक्स को कैसे। मेरा ये व्यू होता है कि जब आपकी इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेशन हो तो आप बहुत हैवी टैक्सेशन करें, आगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो या फिर आप अपना नेट को बढ़ाएं और टैक्स रेट कम करें। अब सैलरी वाले लोगों पे देखिए कितना हैवी टैक्सेशन हुई है, और 550 बिलियन तो क्रॉस कर चुकी है, मे बी 600 पे चली जाए, और ताजों से 20 बिलियन भी नहीं आया होगा। और इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन का शिकार है। लेकिन जब ये नहीं था तो हुकूमत ये उम्मीद क्यों दिलाती है कि हम टैक्स कम कर देंगे, हम सैलरी पे कम कर देंगे, हम बिजली कम कर देंगे? ये उम्मीद, ये गुफ्तगू क्यों शुरू की जाती है बजट से पहले? जी, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि ज़्यादातर तो खुद जो हुकूमत के अपने तनख्वाहदार लोग हैं वो अंदर से ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते ही हैं कि देखिए हमारी इस महंगाई में गुजारा नहीं होता, तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अब तनख्वाहें बढ़ाने की भी इजाज़त IMF नहीं देता उस सतह पे जहाँ पे कीमतें पहुँच चुकी हैं। 22 में आपको पता है ये 2-3 साल ऐसे रहे जिसमें हम 20% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पे थे, तो एक दफ़ा कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अब या तो इनकम उस लिहाज से बड़ी होती लोगों की, अब कीमतें तो नीचे पाकिस्तान में आने वाली नहीं, तो फिर बड़ी ये मुश्किलात हैं। तो जाहिर है कि वो रिलीफ जो देना चाहते थे वो भी IMF पूछता है कि चलिए यहाँ से अगर हम 200 बिलियन निकालेंगे तो फिर आप 200 बिलियन कहाँ से लाएंगे, और ये सवाल तो आपको पता है वो हमेशा पूछते रहते हैं। मगर मेरा ख्याल है गुंजाइश मौजूद है। पिछले प्रोग्राम में हमने टैक्स एग्जम्पशंस और एक्सपेंडिचर का जिक्र किया था, मगर इस दफ़ा अगर हम देखें तो अगर सूद की मद में भी हमें 1 ट्रिलियन का फायदा होगा, और अगर हम शरह सूद को और थोड़ा कम नीचे लाएं तो यहाँ से हुकूमत भी आसानी से मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो 1 ट्रिलियन निकाल सकती है, क्योंकि जब वो खुद मान रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट हो चुकी है, तो फिर आपको अपना जो रेट है वो 11% तो नहीं रखना चाहिए। चलिए आप इसको 8 कर लीजिए, अगर आपकी इन्फ्लेशन अभी भी 6-5% पे आपकी राय है कि अगले साल में होगी, तो 3% कम करने से बिजनेसमैन को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आम लोगों को भी, और उससे फिर ये फायदा होगा कि हुकूमत का अपना खर्चा भी 1 ट्रिलियन से थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 पॉइंट भी नीचे कम हो तो 350 बिलियन का हुकूमत को फायदा होता है। अच्छा, तो इकरामुल हक साहब, ये बिटकॉइन का अब क्या रौला है सर? कोई समझ नहीं आ रहा। 2000 मेगावाट माइनिंग, और फिर इजाज़त, और फिर IMF का एतराज़, और फिर वजारत ख़जाना की तरदीद कि हमने कुछ नहीं किया। वो बिलाल साकिब साहब अमेरिका में कह रहे थे सारे रिजर्व्स बिटकॉइन में चले जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रही क्या है। जी आपने सही फरमाया। कंफ्यूजन इस वजह से क्रिएट हुआ कि पहले हमने लेजिस्लेशन करके उसको अपना लीगैलिटी तो देनी थी, एक तरफ तो हमने उसको इलीगल करार दिया हुआ है, और दूसरी तरफ हम ये दावे कर रहे हैं कि हम उसके अंदर वंडर्स अचीव कर लेंगे। यही टिपिकल हमारी प्रॉब्लम होती है कि एक जो हाथ है उसको ये नहीं पता दूसरा क्या कर रहा है। अब जाहिर इनको प्रॉपर ब्रीफिंग देनी चाहिए थी और उन्हें बताना चाहिए था कि देखिए ये इस तरह नहीं है, हम पहले अपनी लेजिस्लेशन करेंगे, उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक एजेंसी बनाएंगे, और उसके बाद हम ये सारी चीज़ों का दावा कर सकते हैं। और जाहिर है कि अगर हम पहले ये कह दें कि जी हम बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और लीगली हमें उसकी इजाज़त ही ना हो, तो वो बड़ी मजाका सी बात बन जाती है। मेरा ख्याल है इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, मगर अब क्रिप्टो काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। उम्मीद है कि वहाँ सारे स्टेक होल्डर, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को भी दावत दी है और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया है। ये बड़ा डिफिकल्ट मरहला होता है, क्योंकि ये इसको संभालना आसान नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अपहीवल्स भी हैं और ज़्यादातर रियासतें इसको मानती भी नहीं है, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि ये रियासत के कंट्रोल से बाहर चली जाती है चीज़ें, क्योंकि वो रिजर्व फिर आपको पता है कि जी आप पूछिए सवाल। जी इकरामुल हक साहब, एक IMF के एतराज़ात में से एक एतराज़ हुकूमती जो अखराजात हैं उन पर सबसे बड़ा एक मसला है कि जो हुकूमत है वो अखराजात में कमी किसी सूरत करने को तैयार नहीं है, और ताजिर बिरादरी से टैक्स वसूल करना मेरे ख्याल से हुकूमत इसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम ही रही है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि ताजिर बिरादरी को टैक्सेशन के अंदर लाने के लिए क्या कौन सी मजीद ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि उनको टैक्स फ्रेंडली किया जा सके? कि देखिए उसमें सबसे बड़ा मसला कि
मौजूदा जो हमारी रिटर्न्स और जो हमारी इनकम इस वक्त जैसे आप उसको पेश करें, बहुत ही उसके प्रॉब्लम्स है। अगर आप उनको कह दें कि हम मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए ये परसेंटेज ऑफ जो है वो मुनाफा होगा, और वो सबको पता ही होता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ये है, और उसके हाथ से वो सारी ताजर तंजीमों को इकट्ठा करके उन्हें कहें भाई हमें इतना टैक्स तो एक एक या आपकी ट्रेड के जो स्टाइल और जो कैटेगरी से चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो मान जाएंगे। अभी वो इस बात से डरते हैं कि जैसे ही वो रिटर्न फाइल करते हैं पिछले 5 साल का नोटिस आ जाता है, और वो जब रिटर्न के लिए या वेल्थ स्टेटमेंट के लिए टैक्स एडवाइजर्स के पास जाते हैं तो वो भी कम अज कम मेरा ख्याल है कि अगर उतने जालिम नहीं है जितने वो हैं, तो कुछ काम भी नहीं है टैक्स ऑफिसर से, वो भी उतने तंग करते हैं फिर। तो जाहिर है फिर लोग परेशान होते हैं कि मैं टैक्स तो देना चाहता हूँ, मगर बीच में ये जो टैक्स एडवाइजर है ये भी तंग करते हैं, टैक्स ऑफिशियल भी तंग करते हैं। तो अगर उनका फेसलेस कर दिया जाए और उनकी तंजीमों के जरिए इसकी कंप्लाइंस करवाई जाए तो वो बहुत बेहतर होगी, बजाय इसके के डंडे के जोर पे करवाई दे रहे हैं आजकल बिजली के बिल वगैरह के साथ। वो तो पास ऑन हो जाता है, वो अपने ऊपर थोड़ी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी बेहतर बात यही होगी कि उनके साथ बैठकर मामला तय किए जाए। पर नहीं डॉक्टर साहब, इनके साथ तो 10 साल 20 साल से बैठ रहे हैं, वो तो टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। अब तो सब कहते हैं डंडे के बगैर नहीं मानेंगे ये। जब आप टैक्स लगाते हैं वो हड़ताल करने लग जाते हैं। उस जमाने में जी जी तो ये मुजम्मिल साहब उस जमाने में उन्हें कहा गया कि आप हर खरीदार से CNIC लेंगे। अब दुनिया में ऐसा तो नहीं होता कि कोई बंदा चीज खरीदने आए तो आप उससे CNIC का मुतालबा करें। वो मुझे याद है, जो आपने याद दहानी का ही बड़ा अच्छा किया। मुझे याद है जो मुज़ाकरात तो शबर साहब ने किए या उससे पहले और लोगों ने किए या बाद में किए, मगर उसमें भी मैं बता रहा था कि जो रास्ता है वो ये जिसको हम कहते हैं कि फौरी डॉक्यूमेंटेशन हम कर लेंगे, हर एक सी ट्रांजैक्शन को ले आएंगे, तो वो तो फिर देखिए उससे पहले तो हमें फिर उन्हें मना करना पड़ेगा कि वो कैश इकोनॉमी बंद करें और डिजिटाइजेशन पे आए। वो पाकिस्तान में खुद हुकूमत इतना नोट पब्लिश करती है और छापती है और मार्केट में फेंकती है, तो कहाँ से हम दस्तावेजी मईशत लाएंगे? उसके लिए तो फिर हुकूमत को पहले अपने मामलात को सारे के सारे डिजिटाइज करना होगा, फिर उसके साथ लोगों को भी मजबूर करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा या तो अपने QR कोड यूज करें या फिर अपने मोबाइल वॉलेट यूज करें। उसके बगैर तो फिर आप सही फरमा रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी के बगैर उनको टैक्स नेट में लाना मुश्किल है। मगर मैं कह रहा था कि कम से कम हम उनसे एक इंटरम पीरियड में ये तो बात कर सकते हैं कि आपका पोटेंशियल इतने बिलियन का है, कम से कम आप उसका 80% तो जमा करवाइए। अच्छा, ये अब पेट्रोलियम लेवी की भी बहुत बात की जा रही है कि उसे 100 रुपये से बढ़ा दिया जाए और वो जो वहाँ से पैसा आए उससे बिजली सस्ती कर ली जाए। आपको ये वायबल प्रपोजिशन नज़र आती है कि पेट्रोलियम लेवी में 25-30 रुपये का इजाफा कर लिया जाए और उससे जो 200-250 अरब या 100 अरब आए वो बिजली में दे दिया जाए? बिजली के अंदर तो देखिए वो 200-250 लगाने से भी इन्फ्लेशन होगी और आम आदमी पे जो सुबह बेचारा मोटरसाइकिल पे ऑफिस जाता है उसकी जिंदगी भी मुश्किल होगी। मेरा ख्याल है कि बिजली के मसले में तो ज्यादा चोरी का, लाइन लॉसेस का और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं। आपने वहाँ पे भी वो मीटर नहीं बदले, वो पुराना निज़ाम नहीं बदला, आप और मैं पूरा बिल देते हैं मगर जो चोरी होती है वो हम पे डाल देते हैं। तो वहाँ इस तरह की इस्लाहात किए बगैर ये 250 से बात नहीं बनने वाली, बल्कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगी जितना आप इस तरह के टैक्सेस पेट्रोलियम पे लगाएंगे, क्योंकि फिर उससे हर चीज की कीमत महंगी होती है। और जैसे अभी हम कह रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और फिर इन्फ्लेशन होगी और लोगों की जिंदगी मुश्किल होगी। अच्छा, अब आपने अभी खुद कहा कि शुरू में क्रिप्टो के हवाले से कि इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना मुश्किल है। कुछ लोग इसको कसिनो करेंसी कहते हैं, कुछ इसको सट्टे की करेंसी कहते हैं, जुए की करेंसी कहते हैं। फिर हमारी एक और माहिर मईशत से बात हुई, उसने कहा इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है कि पैसा जो है ब्लैक मनी इधर से उधर क्रिप्टो के ज़रिए हो जाएगा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पता नहीं लगेगा। तो फिर हमें क्या सूझ रही है? हम ऑलरेडी फैटफ के ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से निकले हैं कि हम इसमें फिर फंस जाएंगे। ज़ाहिर है हम हुकूमत को चाहिए था कि मेहनत करके जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जहाँ से हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकाल सके, अपनी गंदम को बाहर एक्सपोर्ट कर सके, उसकी कीमत मेहनत करने की बजाय लोगों को एक आसान रास्ते इजी मनी पे लगाने की जो आदत है, ये तो वो बड़े बड़े मुल्क भी इसको काबू नहीं कर सके। चाइना जैसे भी, तो पाकिस्तान कैसे कर लेगा जहाँ हर बंदे का रेटिना रिकॉग्निशन उनके पास मौजूद है, हर ट्रांजैक्शन को वो देखते होते हैं, आपको सोशल मीडिया भी कंट्रोल से यूज करने देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही एक
समझिए कि इजी रास्ता ढूंढने के लिए हुकूमत ने सोचा कि चले अगर ये काम ऐसा है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम में तो हम भी माहिर हैं, हम क्यों ना पहले इसमें आए। तो जाहिर है फिर रियासत में वो एलिमेंट जो पावरफुल होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये काम लोग दूसरे कर रहे हैं तो इसका कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए। अमेरिका बहादुर भी यही करता है, उनका कंसर्न भी ये नहीं होता मनी लॉन्ड्रिंग रोके, उनका मसला होता है कि हमारी मर्जी के बगैर कोई ना करे, हम ही इसके इंचार्ज रहे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये बड़ी इल एडवाइस था कि वो कम अज कम ट्रम्प की कंपनी से इस तरह का अरेंजमेंट करते, जो कि वैसे ही एक बड़ी अजीब सी बात है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल है शायद ट्रम्प साहब को खुश करना चाहते हैं और इसमें मुझे कोई ऐसी डेप्थ नजर नहीं आती जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी या जिस तरह के ख्वाब वो पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं वो पूरे होंगे। फिर हम लॉबी टू वॉशिंगटन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ रोड टू फॉर लॉबिंग इन वॉशिंगटन। ये उनकी जाती कंपनी है ट्रम्प फैमिली की जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। तो अच्छा, आखिर में आपको 10 जून को बजट आता नजर आता है? जी मेरा ख्याल है कि अब आ जाएगा, क्योंकि जो अभी उनके एडवाइजर हैं इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, उनसे उन्होंने ट्वीट तो किया था मगर आज भी कंफर्म भी किया है कि फाइनली जो है वो हम इसको 10 को इंशाल्लाह जरूर ले आएंगे। तो हम भी अच्छे की उम्मीद करते हैं कि बजाय अनसर्टिनिटी रहे ये आई जाए तो बेहतर है। आखिर में आज ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेक्स्ट वीक उनका डेलीगेशन आ रहा है, और वो आप क्या ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं? जीरो टैरिफ पे आ जाएंगे दोनों मुल्क, पाकिस्तान और अमेरिका? हमें जीरो टैरिफ सूट करता है अमेरिका के साथ? जी जी बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि देखिए उनकी चीजें जो यहाँ आती हैं वो तो हमारी वैसे भी एक्सपोर्टेबल, जो आगे हम चीजें तैयार करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर वहां से हम कॉटन लें तो और जीरो पे आए तो हमें बहुत सस्ता रहेगा, और काफी चीजें जैसे सोयाबीन है और चीजें हैं वो हमारी यहाँ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होंगी, तो हमारी चीजें भी सस्ती होंगी और हम बेच भी सकेंगे। ट्रेड के ऊपर खामखा हाई टैरिफ करने से कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान के टैरिफ तो वैसे ही बहुत हाई है, शायद अब म्यांमार और एक कोरियन रह गए हमारे करीब करीब। तो हमारे ट्रेड को अगर बेहतर करना है तो हमें टैरिफ वैसे भी कम करने चाहिए, और ये अच्छा मौका है कि अमेरिका से हम डील करके अपनी टैरिफ रजीम को ठीक कर ले। इसमें दोनों मुल्कों को फायदा होगा, और हमारा जो वहाँ पे चाहे चाइना का बिजनेस स्क्वीज होगा तो फिर हमारा टेक्सटाइल में बिजनेस वहाँ काफी बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए ये ट्रेड जो एग्रीमेंट है ये बहुत बेहतर होगा। और जो डेफिसिट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ट्रेड डेफिसिट है जिस पर बहुत शोर है, उस डेफिसिट को हम कैसे पूरा करेंगे? जी वो इस तरह पूरा हो जाएगा कि जब हम उनके ये लेंगे उनसे कॉटन, और वो ऑयल भी हमें देने को तैयार है और सोयाबीन भी तैयार हो जाएंगे, तो जाहिर है फिर तकरीबन उतने ही हम एक्सपोर्ट करते हैं जितना उनका, उतनी हमें इंपोर्ट में भी इजाफा हो जाएगा। मगर ये इंपोर्ट जो है जाहिर है पाकिस्तान की इंपोर्ट रजीम में प्रॉब्लम हमेशा डॉलर्स की होती है, मगर मेरा ख्याल है कि अगर एक्सपोर्ट वहाँ बढ़ी तो वो उसको जो है वो कवर अप कर लेगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें 4 बिलियन के नए वहाँ से मिल जाते हैं तो उसके मुकाबले में हम वहाँ से 4 बिलियन की चीजें भी तो ले पाएंगे। तो ट्रेड तो हमेशा बाईलैटरल होती है, अगर हम उसको बेहतर कर लें अपने वहाँ सिस्टम को और हमारा यहाँ से ज्यादा माल जाए तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम अमेरिकन चीजों के ऊपर जो आज हम बहुत हैवी टैरिफ लगाए हुए हैं उसको हम कम कर लें या बिल्कुल जीरो ही कर दें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर हक साहब आपका, और मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।